दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हम मध्यकालीन भारत के प्रथम अध्याय भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? आपको बताना है। ऑप्शन है आनंदपाल, जयपाल, भीमदेव या कामलुक। तो सही उत्तर जयपाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं दोस्तों, जयपाल जो है हिंदू शाही वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने गजनवी वंश के शासक अलप्तगीन, जिसका शासनकाल 933 से 963 ईस्वी था, इसके खिलाफ गठबंधन बनाया और इनका विरोध किया। 977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास सुबुक्तगीन ने इस पर आक्रमण किया और कुछ भाग पर विजय प्राप्त की। सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? ऑप्शन है डिडडा या दिद्दा, चक्रवर्मन, अवंतीवर्मन या शंकरवर्मन। तो सही उत्तर दिद्दा। महमूद गजनवी के साथ संघर्ष के समय कश्मीर में लोहार वंश की राजकुमारी और उत्पल वंश की शासिका दिद्दा थी। अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर रानी दिद्दा ने 2 बार गजनवी को युद्ध में पराजित किया और भारत में प्रवेश करने से रोका। पराजित होने के पश्चात गजनवी ने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया था? ऑप्शन है अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का, साहस और उद्यम की भावना का, तुर्की घुड़सवार सेना के तेज आंदोलन का, या इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ने की गाजी की भावना का। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। महमूद गजनवी यामिनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। भारत में इसने 17 बार आक्रमण किए और आक्रमण के दौरान उसने अस्थायी संस्थानों के क्षमता निर्माण का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उसके आक्रमण का एकमात्र ध्येय धन प्राप्त करना था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? आपको बताना है। ऑप्शन है भीमदूती, मूलराज दूती, अजयपाल या कुमारपाल। तो सही उत्तर भीमदूती, ऑप्शन ए। दोस्तों, चालुक्य शासक भीमदूती 1178 से 1238 ईस्वी अपने वंश का अंतिम महान शासक था। उसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी यानी मुइजुद्दीन के आक्रमण को विफल किया। 1187 में उसने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को भी पराजित किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है? सेल्जुक, गुज, करलुग या संसाबनी। तो सही उत्तर संसाबनी ये तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है। दोस्तों, सेल्जुक, गुज, करलुग आदि तुर्की जनजातियां हैं, जबकि संसाबनी अफगानिस्तान का एक राजवंश है और संसाबनी एक प्रकार के सिक्के का भी नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आएगा महमूद गजनवी, फिर आपका आता है चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध यानी 712 ईस्वी, मुल्तान 713 ईस्वी में जीता। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था। 27 वर्ष की अवस्था में अपने पिता सुबुक्तगीन के राज्य का स्वामी बना।
हेनरी इलियट के अनुसार 999 से 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 के काल में 1398 में हुआ था। चंगेज खां का समय 1162 से 1227 ईस्वी एक मंगोल खान या शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है मुरुज ल जहाब। मुरुज ल जहाब के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है अल मसूदी। याद रखिएगा, मुरुज ल जहाब का लेखक अल मसूदी था। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? सदका, खराज, वक्फ या जजिया? तो सही उत्तर खराज। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा खराज नामक भूमि कर लगाया गया था। सिंध विजय के बाद सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा और भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? आपको बताना है। ताजुल मासिर, तारीख़ यामीनी, चचनामा या सियासतनामा? तो सही उत्तर चचनामा। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ में है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में ये प्रामाणिक स्रोत है। ये पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। ताजुल मासिर, जिसकी रचना हसन निजामी ने की है, 1192 से 1228 तक के काल की घटनाओं का वर्णन है। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और अनुशासन तथा इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, लेकिन उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। डॉक्टर स्टैनले लेनपूल के शब्दों में, सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु ये विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही। ये एक प्रभाव रहित विजय थी और उनके अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर उद्भांडपुर। महमूद गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर हुआ। यहाँ की राजधानी वैहंद या उद्भांडपुर थी। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था और इसका राज्य पंजाब से सिंध तक फैला था। पेशावर के पास जयपाल और महमूद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। जयपाल ने स्वनिर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। जयपाल के बाद इसका पुत्र आनंदपाल शासक हुआ। महमूद गजनवी ने जयपाल के नाते सुखपाल का धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम नौशा शाह रखा था। महमूद ने सुखपाल यानी नौशा शाह को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। सुखपाल आनंदपाल का पुत्र था। कन्नौज आक्रमण 1018 के दौरान महमूद ने सबसे पहले बरन यानी बुलंदशहर, महावन, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया और अंत में कन्नौज पर आक्रमण किया। फिरदौसी महमूद के दरबार का विद्वान कवि था। इसे पूर्व का होमर की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 17 बार। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 999 से 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अधिकांश विद्वान हेनरी इलियट के इस मत का समर्थन करते हैं। महमूद गजनवी की सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक शामिल थे। जाटों और खोखरों को दंड देने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया और अलबरूनी ने लिखा है कि हिंदू ये नहीं चाहते थे कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था?
जयपाल को, आनंदपाल को, त्रिलोचन पाल को या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर जयपाल को। महमूद गजनवी ने भारत पर अपने पहले महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी के समय हिंदू शाही राजा जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। महमूद ने कुछ हाथी और 2,50,000 दीनार लेकर जयपाल को मुक्त कर दिया। महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं बल्कि लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने हिरात, बल्ख, बस्त और खुरासान के प्रदेशों पर महमूद गजनवी के अधिकार को स्वीकार कर उसे यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लाह यानी धर्म के रक्षक उपाधियों से विभूषित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो सही उत्तर त्रिलोचन पाल ने। आनंद पाल के पुत्र त्रिलोचन पाल ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया जिसे महमूद ने पराजित किया। त्रिलोचन पाल शाहिया वंश का शासक था। महमूद गजनवी का प्रथम भारतीय आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर हुआ और अपनी पराजय से खिन्न होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल के बाद क्रमशः आनंद पाल और त्रिलोचन पाल शासक हुए। महमूद ने आनंद पाल को 2 बार पराजित किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ था? तो सही उत्तर, इसको राज्य का संरक्षण नहीं दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सबसे पहले यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य या कुमारगुप्त प्रथम था। हर्ष काल में नालंदा को पूर्ण राजकीय संरक्षण मिला, जिसके परिणाम स्वरूप ये जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। हर्ष ने लगभग 100 ग्रामों की आय इसके निर्वाह के लिए दिया। 11वीं सदी से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ किया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा था। अगला प्रश्न है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो सही उत्तर सुल्तान महमूद के। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वो विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्र किया। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताबुल यामिनी या तारीख़े यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी, तारीख़े सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपोल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी और उनसुरी, विद्वान असजदी और फारूखी और शाहनामा के लेखक फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे, जो कि महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसका? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश का। निजामुल मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। उसने रजिया के सुल्तान बनने का विरोध किया। हालांकि रजिया ने चालाकी से अपने विरोधियों का दमन किया। वजीर जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था और तुर्काने चिहलगानी का गठन किया। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है? तो सही उत्तर फिरदौसी को। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया है। ये मध्यकाल का महत्वपूर्ण विद्वान था। ये महमूद गजनवी के दरबार में था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें शाहनामा प्रमुख है, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। महमूद गजनवी ने फिरदौसी को उसकी पारिश्रमिक की राशि भी नहीं दी थी, जिससे उसे बड़ा आघात पहुंचा। फिरदौसी की शैली और अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक अब्दुल फतह दाऊद के विरुद्ध अपना चौथा आक्रमण 1005 में किया। थानेश्वर पर 1012-13 में, कश्मीर पर 1014 में, मथुरा और कन्नौज पर 1016 से 1018 में आक्रमण किया। तो इसलिए महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्रम मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज हो जाएगा। महमूद का भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य आप जानते हैं, भारत की संपत्ति को लूटना था।
अगला है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर विद्याधर ने। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ। उस समय चंदेल शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर सुबुक्तगीन था। अलप्तगीन का पुत्र सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया था। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो सही उत्तर आनंदपाल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, 1008-9 में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। इस समय पंजाब में आनंदपाल शासक था। आनंदपाल ने एक संघ बनाया जिसमें दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर से सैनिक सहायता मिली। वहंद के पास झेलम नदी के तट पर आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आनंदपाल पराजित हुआ और भाग गया। आनंदपाल भागकर नगरकोट के किले में शरण लिया, लेकिन 3 दिन के युद्ध के बाद उसे वहां से भी भागना पड़ा। आनंदपाल ने शत्रुओं का प्रतिरोध करने के लिए नमक की पहाड़ियों के छोर पर स्थित नंदन को अपनी राजधानी बनाया और इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था? ऑप्शन है उर्दू, अरबी, हिंदुस्तानी या फारसी। तो सही उत्तर फारसी। भारत में फारसी भाषा का विकास तुर्क मुस्लिम विजेताओं के आगमन से हुआ। यहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया। ये प्रारंभ में शासक वर्ग और अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हसन निजामी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली आया था, फारसी भाषा में ताजुल मासिर की रचना की थी। खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपने फारसी रचनाओं को भारतीय पर्यावरण में ढालने का प्रयास किया और खुसरो ने हिंदवी और फारसी दोनों भाषाओं में रचनाएं की थीं। अगला है, तारीख़ हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर अल-बरूनी के द्वारा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वो खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे खगोल, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र में थी। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बाराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लिखित हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण के तथ्यों को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की और सबसे पहले सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। 1192 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद शुरू हुआ।
1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर आनंदपाल द्वारा। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल के पुत्र हिंदू शाही वंश के शासक आनंदपाल ने किया था। 1009 में दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर की सेनाओं ने आनंदपाल के नेतृत्व में बैहंद के पास महमूद गजनवी की सेना से मुकाबला किया, जिसमें संयुक्त सेना पराजित हो गई। 712 में अरबों द्वारा प्रारंभ किया गया भारत पर आक्रमण का कार्य तुर्कों ने पूरा किया। तुर्की आक्रमणों ने अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति परिवर्तनों को जन्म दिया और तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। अगला है, निम्नांकित भारतीय नरेशों में से किसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, आप देख सकते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। ये गोरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला प्रश्न है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? तो सही उत्तर जयचंद को। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था। वस्तुतः 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग नहीं किया था। पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद गोरी ने 1194 के कन्नौज यानी चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और बनारस पर अधिकार करने के बाद वहां मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदें बनवाई गई थीं। अगला प्रश्न है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो सही उत्तर पृथ्वीराज। शाकंभरी के चहमान वंशी शासक सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उसकी रानी कर्पूर देवी से उत्पन्न पुत्र पृथ्वीराज शासक बना। वो चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसे पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। कथाओं में उसे राय पिथौरा कहा गया है। उल्लेखनीय है कि लाल कोट अथवा किला राय पिथौरा दिल्ली का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने ही कराया था। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हुआ था वो कौन सा क्षेत्र था? दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या ए और बी दोनों? तो सही उत्तर ए और बी दोनों, यानी दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। आप जान लीजिए कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हुआ था वो दिल्ली और पूर्वी राजस्थान था। इस युद्ध के बाद गोरी ने दिल्ली को भी जीत लिया था। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय गोरी के साथ अजमेर गया और उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु उसने विद्रोह करने का प्रयास किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूजी उसके दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो सही उत्तर खोखरों द्वारा। पंजाब में खोखर जाति ने सुल्तान के सूबेदार को परास्त करके लाहौर को जीतने का प्रयत्न किया। इस कारण 1205 में गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। ये युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ही गोरी की विजय हो सकी। खोखरों का निर्दयता से कत्ल किया गया। उसके बाद गोरी लाहौर पहुंचा और वहां व्यवस्था स्थापित करके गजनी वापस चल दिया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ खोखरों ने अचानक आक्रमण करके 15 मार्च 1206 को उसका कत्ल कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो आप जान लीजिए मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी यानी मोहम्मद इब्न साम के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में कलमा खुदा हुआ है। अगला प्रश्न और जो है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है मुस्लिम आक्रमण, भारत पर मुस्लिम आक्रमण का, कि किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे?
तो सही उत्तर महमूद गजनवी ने। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अवयक्तमेकम मोहम्मद अवतार नरुपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था अवक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 418। चांदी के इस सिक्के दिरहम का वजन 3 ग्राम था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।